ठीक है, तो यहाँ से बहुत बेसिक बेसिक से फैक्ट है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि मैं समझाने जा रहा हूँ। लाइक कि एक ये आपका फैक्ट था और ये सही था कि अफ्रीका में अगर आप डिफेंस एक्सपोर्ट देखते हो तो इंडिया इज वन ऑफ द राइजिंग प्लेयर। डिफेंस एक्सपोर्ट अफ्रीका में, तो यहाँ पे आप लिख लेना, इंडिया बड़ा अच्छा एक डिफेंस एक्सपोर्टर बना है, तो लिखिएगा इंडिया इज इमर्ज द टॉप टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर टू अफ्रीका। इंडिया इज इमर्ज द टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर, टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर टू अफ्रीका। ओके, नाउ अगेन ये भी थोड़ा सा एक बेसिक ही न्यूज है। आपने देखा है कि अभी इंडिया का अगर आप एविएशन सेक्टर देखोगे तो कई सारे प्लेयर हैं। एक तो आपका इंडिगो हो गया। ओके, इंडिगो इसलिए क्योंकि इसके पास 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, तो इंडिगो ने काइंड ऑफ एक मोनोपोली डेवलप कर दिया। उसके बाद आप देखते हो स्पाइस जेट है, ठीक है, जाने दो। यहाँ पे अभी क्या हुआ है, न्यूज ये है कि एयर एशिया इंडिया ने अपनी एयर एशिया इंडिया ने अपना शेयर है ना वो सोल्ड कर दिया है किसको, एयर इंडिया। नहीं, मैं बताऊंगा क्या है, अभी इसको पहले सुन लेना। न्यूज क्या थी, एयर एशिया इंडिया इसने अपना 16% जो शेयर था वो सेल कर दिया है एयर इंडिया को। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या है, ये जो एयर एशिया ग्रुप था ना, ये एयर एशिया इंडिया, तो ये एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन एयर एशिया, जो आपकी सिंगापुर बेस्ड, अच्छा ये वाला सुनना है सिर्फ, लिखना नहीं है। एयर एशिया एक सिंगापुर बेस्ड एयरलाइन थी, प्लस यहाँ पे टाटा ने इन दोनों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर किया और नाम लिख दिया एयर एशिया इंडिया। तो यहाँ पे क्या था, टाटा मेजोरिटी पार्टनर था, लेकिन एयर एशिया के पास 16% शेयर था। वो रिमेनिंग शेयर भी उन्होंने टाटा को बेच दिया है, जिसकी एयरलाइन हो गई एयर इंडिया। तो टाटा के पास क्या है ना, टाटा के पास देखो एयर इंडिया भी उन्होंने ले लिया, उसके पास विस्तारा भी है, तो एयर एशिया भी थी। अब इन तीनों को मर्ज करके टाटा एक है ना एक सिंगल एक यूनिट बनाने जा रहा है। तो आने वाले टाइम में यू विल सी की एक तो इंडिगो हो गया और टाटा ग्रुप की इन तीनों एयरलाइन का कंबाइंड वेट है 25% के आसपास मार्केट शेयर ये क्या करते हैं। तो एयर एशिया इंडिया का रिमेनिंग शेयर किसने खरीदा है, एयर इंडिया ने, जो टाटा की एक सब्सिडरी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड देन राकेश झुंझुनवाला ने एक नई एयरलाइन स्टार्ट की थी, उसका नाम पता होगा, आकाशा। आकाशा, आकाशा ही था ना, AKASH, आकाशा, आई गेस, चेक कर लेना एक बार, राकेश झुंझुनवाला। तो दैट्स अ फैक्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि, ठीक है ना, ओके, एच नहीं है, ठीक है, आकाशा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये एक सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन थी, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। यहाँ पे उसका रूट की बात नहीं कर रहे, उस ट्रेन की लेंथ की हम बात कर रहे हैं। लगभग ये थी 1900 मीटर के आसपास थी। किस देश में थी, स्विट्जरलैंड। तो जस्ट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। सो दिस वाज इन न्यूज। ट्रेन का नाम याद नहीं है, किस देश में थी, तो कोई ऐसा वो नहीं था। अभी अभी नवंबर नवंबर और दिसंबर में ये हुआ है। उससे पहले किसी और देश की होगी लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन, अब किसकी है, स्विट्जरलैंड की है बस। तो एल्प्स माउंटेन में ये जाएगी, टूरिज्म को प्रमोट करेगी, कुछ है, तुम्हारा फैक्ट इसी से बन जाएगा, तो इतना आपको याद रखना है। ओके, अब इंडिया में एक इंडिया की टॉलेस्ट विंड टर्बाइन, ये टॉलेस्ट है इंडिया की। तो ये अभी अभी स्टार्ट हुई है, किस स्टेट में स्टार्ट हुई है, गुजरात। जस्ट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, टॉलेस्ट विंड टर्बाइन। तो विंड टर्बाइन देखा होगा ना आपने, ठीक है ना, तो ये है, तो थोड़ा सा याद रखना है, बस टॉलेस्ट थी, तो ये एक छोटा सा न्यूज था। इसके बाद ये फोर्ब्स इंडिया की एक रैंकिंग थी,
और उसमें था वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर की रैंकिंग, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर। और यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रैंकिंग किस ग्रुप की थी। तो टाटा, अब आपको बताना है, या रिलायंस, बताओ, या इन्फोसिस, या HCL। आंसर विल सरप्राइज यू। वर्ल्ड में बेस्ट में नहीं था, इंडिया की तरफ से सबसे बेस्ट एम्प्लॉयर में। रिलायंस, अंबानी जी, ठीक है ना, दैट्स अ आपने G20 की प्रेसिडेंटशिप के बारे में देखा होगा, तो इसका थीम अनवेल किया था, मोदी जी ने किया था। क्या था थीम? वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, प्रोनाउंस कर लेना, आई डो, मुझे भी नहीं पता है। वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, एंटायर वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, तो दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स G20 समिट, अभी 2023 में सितंबर में होगी। अच्छा, हमारे देश में खेलो इंडिया गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया गेम्स, तो 2023 में किस स्टेट में होने वाले हैं? विच स्टेट इज द होस्ट? यूपी। इस बार, हाँ, 2023 का तो यूपी के पास है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट वाला तो यही है ना। सी G20 की है ना, G20 की थ्रू आउट द ईयर मीटिंग्स होती रहेंगी, थ्रू आउट द ईयर देयर विल बी मेनी मीटिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स, जिसमें डिग्नेटरीज आएंगे, हर देश के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। बट व्हाट मैटर इज दी, जो आपकी इसकी एनुअल सबमिट होगी, ईयर ऑफ द एंड में होगी, जहां पे स्टेट ऑफ द हेड आएगी, ठीक है ना। स्टेट ऑफ द हेड का मतलब प्रेसिडेंट और पीएम, वो वाली कहाँ पे होनी है, उसका भी कोई वेन्यू फिक्स नहीं। JNK तो आई डोंट थिंक JNK का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी, उसकी एक आधी मीटिंग कर लेंगे कोई सब ग्रुप वाली, फुल फ्लेज वाली मीटिंग तो आई डोंट थिंक कि वो नहीं हो पाएगा, उसका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं। ये तो आपको पता ही है, नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट करते हैं किस लीडर की बर्थ एनिवर्सरी? यस, नेशनल यूनिटी डे किस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं? October 31st, आई गेस। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, अक्टूबर। एक अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और उसका जो थीम था वो था नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। तो ये किस देश ने होस्ट की थी? इंडिया ने। टेररिज्म आए तो इंडिया को ही उठाना है, ठीक है ना, हम ही चिल्लाते रहते हैं वर्ल्ड में कि भाई टेररिज्म के लिए कुछ करो। अच्छा, इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है। नॉर्मली हमारे देश में देखो ना, हम वेपन्स को ग्लोरीफाई करते हैं, ठीक है ना, तो देयर इज अ स्टेट जिसने पॉलिसी लेके आई है, नो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन, नो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन। यस, इंडियन ऑफ वेपन, मतलब पब्लिक डिस्प्ले वो नहीं जो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है वो तो लेके ही चलेंगे। बहुत सारे लोग हैं ना जिनको पर्सनल लाइसेंस मिल जाता है, सो वो काइंड ऑफ टशनबाजी में लेके चलते हैं, दिखाएंगे, ओपन फायर करेंगे। तो इट्स काइंड ऑफ अ रूरल एरिया में ये वो भी है, वन ऑफ दी व्हाट आई से रेपुटेशन का वो है, एक क्राइटेरिया है। यस, पंजाब, आम आदमी पार्टी की सरकार ने।
ठीक है ना, तो इट्स अ वेरी गुड मूव। आई गेस ये पैन इंडिया लेवल पे होना चाहिए, सिर्फ वहां पे नहीं। पंजाब को तो आप ऐसे ही वो कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। इफ यू गो टू मध्य प्रदेश, है कोई मध्य प्रदेश से, एमपी से, तो देयर आर एरियाज जहाँ पे इट्स लाइक कि ये मैनहुड से रिलेटेड है कि वो राइफल लेके चलना ही चलना है। उसके अगेंस्ट वो दी थी, तो पता चला है ना, लोग, बंदा बाइक पे चल रहा है छोटी सी, पर कंधे पे वो लेके चलेगा। बाइक पे भी छोड़ो, कई बार तो वो चल रहा है, वो पैदल भी चल रहे हैं, बट स्टिल है उसको लेके ही चलते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। सो बस ये याद रख लेना, वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 कितनी हो गई है, 8 बिलियन हो गई है एज पर वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। ठीक है, ये कोई भी रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट थी, तो इतना ही याद रखना है। वो नहीं पूछने वाले किसने बताया था। अच्छा, ये एक मिशन है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, ये आपको याद रखना है, आर्टेमिस। आर्टेमिस, तो आर्टेमिस एक मिशन है, और ये एक एग्रीमेंट विद आर्टेमिस के नाम से ही जो लेके आया था नासा। तो नासा का मतलब यूएस से। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टेमिस, तो ये मून पे जा रहे हैं। तो आर्टेमिस मिशन में क्या होगा, लैंडर भी है और एग्रीमेंट भी है। तो जो आपका लैंडर है, तो मून पे दे आर गोना टू लॉन्च फर्स्ट वुमेन, ये शायद मैंने बताया था, और फर्स्ट कलर पर्सन। अरे मून पे जा रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, ये ह्यूमैनिटी में इट्स लाइक ये वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट है। हाँ, तो अब वुमेन को लेके जा रहे हैं, कलर पर्सन को लेके जा रहे हैं। वुमेन अभी तक गई नहीं है ना कोई भी, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ही गए हैं। कलर पर्सन का मतलब वो व्हाइट और ब्लैक को छोड़ के हम सारे इसी को लेके जाएंगे। अच्छा, आर्टेमिस जो एग्रीमेंट है, दैट डील्स विद द रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग ऑन मून। कि मून पे हमें बहुत सारे रिसोर्स मिलेंगे ना, तो यूएस गया, यूएस को बहुत सारा गोल्ड मिल गया, तो यूएस को कितने उस मून के पार्ट को क्लेम करेगा। तो इन्होंने एक आर्टेमिस एग्रीमेंट लेके आए हैं, जिसमें सारे देश, कुछ देश साइन कर रहे हैं, चाइना तो साइन नहीं करेगा, गरीब गरीब देश। तो वी डू नॉट नो क्या है, क्योंकि लेट्स सी, हमारे पास तो अपनी कैपेसिटी नहीं है ना मून पे जाने की। वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एज वेल एज द रिसोर्सेस। हमारा, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, हमारा आपको ध्यान रखना है, देयर इज अ चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इससे पहले दो ये देख लेना, चंद्रयान 1, C1 था, ये एक ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर देख लेना क्या है, सपोज दिस इज मून, 2 मिनट देखो स्क्रीन पे वहां पे, सपोज दिस इज मून, तो ये ऑर्बिटर मून के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो इस चंद्रयान 1 ने, जो एक ऑर्बिटर था, पहली बार वर्ल्ड में ये प्रूव करके बताया कि मून ऑल्सो हैव वाटर। ये दुनिया में इससे पहले बाकी किसी देश के मिशन ने नहीं बताया। ये क्रेडिट आपकी इंडिया की को ही जाता है। और इवन यू विल बी सरप्राइज्ड कि मतलब कई बार तो पीएम ने स्पीच में भी बोला है कि जो दुनिया के स्पेसक्राफ्ट देख नहीं पाए, वो हमारा चंद्रयान देख पाया, विच इज वाटर ऑन दी मून। उसके बाद हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, आई गेस 2019 में। ये पार्शियली फेल्ड था। तो इसमें क्या था, एक तो ऑर्बिटर तो था, इसमें से एक लैंडर भी था जो लैंड करता मून। तो इसमें क्या था, जो ऑर्बिटर था वो तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो लैंडर था ना, वो फेल हो गया, लैंडर फेल हो गया। तो यहाँ पे अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं C3। C3 में क्या है, सिर्फ लैंडर हम भेजने जा रहे हैं, सिर्फ हम लैंडर भेजने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं भी इसकी वीडियो होगी वो बताता हूँ। ये मतलब मोस्ट, ये वन ऑफ दी सॉर्ट आफ्टर मिशन था इसके लिए, इसरो के लिए। तो कर नहीं पाए हम अनफॉर्चुनेटली, बट ये बड़ा अच्छा था। मतलब पूरा इसरो वालों ने भी है ना इतना अच्छा उसका 3D एक पूरा बना बनू के दिया था। एक इसकी एक 3D वीडियो भी थी जो इसरो ने लॉन्च की थी। देखो इसरो ऑफिशियल्स, ऐसा हमारे देश में होता नहीं था कि इसरो इतना वो नहीं करता था, क्रिएटिविटी नहीं दिखाता।
लेकिन इस बार इसने इतनी क्रिएटिविटी दिखाई थी। मैं 15 सेकंड और वेट करने वाला हूँ, फिर वीडियो हम नहीं देख पाएंगे। अच्छा था वो, इसमें मैं तुम्हें 2-3 चीजें और भी बता था शायद सर। अब प्ले भी मैं कर रहा हूँ, फिर भी ये क्वालिटी थोड़ी सी है। तो कौन अभी तो ऐड ही आ रहा है ना, ये देखो। अच्छा GSLV जो मेंशन है ना, दिस इज द नेम ऑफ द रॉकेट। GSLV, हाँ नहीं, GSLV याद रखो, दिस इज द नेम ऑफ द रॉकेट। और ये जो दो निकले ये बूस्टर। अब थर्ड स्टेज सेपरेशन हो गया। ये है थर्ड स्टेज सेपरेशन। ये वापस आपका कोलाइड कर जाता है ओशियन में कहीं पर। हाँ ये रहा ना ऑर्बिटर अभी। धीरे धीरे करके उसने अपने ऑर्बिटर बढ़ाया, देन फाइनली वो नहीं, एस्ट्रोनॉट्स नहीं था इसमें, इसमें रोबोट था। तो वो देखो ऑर्बिटर घूम ही रहा है। अब ये जो नीचे आ गया, दिस इज द लैंडर, इसको लैंड होना था। तो ऑर्बिटर इज सक्सेसफुल, अभी वो रिवॉल्व कर रहा है। ये लैंडर था ना, इसको लैंड करना था। क्रैश लैंड कर गया, हार्ड लैंडिंग। लैंडिंग का मतलब क्या है? तुम अपने 20th फ्लोर पे जाओ, फोन को नीचे फेंक दो, लैंड तो वो कर ही जाएगा, बट दैट विल बी ऑफ नो यूज। इसमें से फिर एक रोबो भी निकाला था, तो वो भी बेचारा, उसकी भी रोबोट था। दिस इज 3D डिपिक्शन है। हाँ यही तो दिखा रहा हूँ। अच्छा रियल तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रियल सिचुएशन में हार्ड लैंड कर गया, कुछ नहीं हुआ। फिर जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया। इसरो के जो चेयरमैन थे वो बेचारे बड़े दुखी थे। तो इंडिया हिस्ट्री बना देता ना इसमें, इंडिया इज लाइक की। हाँ तो ये था, तो ये हार्ड लैंडिंग कर गया। तो तुम्हें अब ये याद रखना है कि चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर जाएगा, वो ऑर्बिटर है, लैंडर जाएगा सीधा लैंड करेगा। तो लिख लेना चंद्रयान 3 ओनली लैंडर जाएगा। चंद्रयान 3 जाएगा, अभी चंद्रयान 2 तो चला गया है ना, तो चंद्रयान 3 जाएगा जिसमें सिर्फ लैंडर होगा।
लैंडर होगा। किसका किसका नाम? रॉकेट का? इसके सबका नाम था, इवन रॉकेट का भी नाम था। जो लैंडर था उसका नाम प्रज्ञान था, जो रोबोट था उसका नाम विक्रम था, और उस साल के लिए वो न्यूज में था। तो इतना तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हें ये याद रखना है हमारे जितने भी रॉकेट्स हैं, तो अभी 3 कैटेगरी के रॉकेट्स हैं। एक को हम बोलते हैं पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा है थोड़ा हैवी है, इसको बोलते हैं जीएसएलवी। एसएलवी का मतलब है सिंपली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो एक है जी वाला, जियो स्टेशनरी, एक है पोलर वाला। एक और हम बना रहे हैं हल्का सा, इसको बोलते हैं एसएसएलवी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये थोड़ा छोटा है हल्की सैटेलाइट को लॉन्च करने की। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एस का मतलब स्मॉल था, एसएलवी का मतलब तो सेम ही है ना, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो नेक्स्ट जो एस था उसका मतलब था आपका अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज देखना, ये पॉलिटी का मुद्दा था बेसिकली। एक हमारे देश की स्टेट है, एक स्टेट गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, इस न्यूज को पहले से सुनना। स्टेट गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है। लॉ मतलब अभी इंट्रोड्यूस किया है। तो लेट मी करेक्ट, ये लॉ नहीं होगा, ये होगा बिल। एक बिल इंट्रोड्यूस किया है लॉ को बनाने की। उसमें क्या है, अभी गवर्नर को एक पावर मिली हुई होती है। गवर्नर अपॉइंट्स चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी को अपॉइंट करता है, सॉरी वीसी को अपॉइंट करता है, वाइस चांसलर। तो अभी अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टेट में जो यूनिवर्सिटी होती है उनका चांसलर गवर्नर खुद होता है, और गवर्नर अपॉइंट करता है वाइस चांसलर्स। तो दिस इज द पावर ऑफ गवर्नर, और ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो अभी केरला में क्या हुआ, केरला के जो सीएम थे उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई आप इसको वीसी अपॉइंट करो, और गवर्नर को बात माननी चाहिए थी, क्योंकि हमारे देश में गवर्नर किसकी बात मानते हैं, सीएम की बात मानते हैं। लेकिन गवर्नर ने बात नहीं मानी, उन्होंने बोला ये बंदा तो करप्ट है, इसको मैं अपॉइंट नहीं करूंगा। तो केरला में एक टसल चल रहा है बिटवीन सीएम एंड गवर्नर। इवन तमिलनाडु में भी चल रहा है सीएम और गवर्नर के बीच में, और दिल्ली में तो चलता ही रहता है सीएम वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। कल परसों ही आप देख रहे होंगे, केजरीवाल अपने कुछ टीचर्स को वहां पे भेज रहे हैं फिनलैंड, और उन्होंने परमिशन भी दी। तो मैं बताऊंगा नॉर्मली कहाँ होता है, आप देखिएगा जहां पे सेंटर में एक डिफरेंट पार्टी है और स्टेट में एक डिफरेंट पार्टी। यू विल नॉट सी एनी टसल बिटवीन गवर्नर एंड सीएम इन गुजरात और इन यूपी, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। तो होता क्या है ना, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय सेंटर। तो सेंटर गवर्नर को ऐसे बंदे को अपॉइंट करती है जो उसके साथ आइडियोलॉजिकली मैच करता हो, और स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा क्या हैंड आर्म ट्विस्टिंग करती है उसकी। तो यहाँ पे अब स्टेट गवर्नमेंट ने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया कि गवर्नर से वीसी को अपॉइंट करने की पावर को हटा दिया जाए। तो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ बिल टू रिमूव द पावर ऑफ गवर्नर टू अपॉइंट वीसी। ऑल्दो ये असेंबली के पास पावर ही नहीं है कि वो हटा सके या दे सके। समझ में आया? कंफ्यूजिंग है, बट ये याद रखना एक स्टेट बिल लेके आई है, अब लिख लेना। नॉर्मल बिल लेके आई है, हाँ वो चलेगा ही नहीं, वो अवॉइड हो जाएगा, बट हमारा तो एमसीक्यू बन गया है ना। ठीक है ना, तो लिख लेना केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली हैव पास्ड अ बिल। केरला ने वो पास कर दिया, अब उसको कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर देगा, दैट्स डिफरेंट। पास अ बिल टू रिमूव गवर्नर,
to remove governor as the chancellor of university, chancellor of university and his power to appoint VC. अरे सेम पार्टी के थे वो तो हाँ, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सी मैं भी बता रहा हूँ, दिस इज द ग्रे एरिया। जैसे बहुत सारी बातें है ना, तुम्हें याद होगा सीबीआई छापा मारने गई वेस्ट बंगाल के डीजीपी को पकड़ने, तो वेस्ट बंगाल की पुलिस ही उसको पकड़ने नहीं दिया, तो दैट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट ठीक है, चल रहा है तो ठीक है ना, तो ये तुम्हें याद रखना है बस। ओके, एक और फैक्चुअल न्यूज है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यस, गोवा में हो, इस्टेब्लिश हुआ है या फाउंडेशन स्टोन होगी, इनॉग्रेट हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। अब यहाँ पे आयुर्वेदा की याद कर रहे हैं तो देयर इज अ मिनिस्ट्री कॉल्ड आयुष, AYUSH। तो ये हमारे ट्रेडिशनल अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जिनको प्रमोट कर रहे हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, बिकॉज दिस इज प्रूवन दैट कि जो आपका मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है ना, ये आपका बहुत सारे केसेस में सक्सेसफुल नहीं है, बहुत सारी चीजों को ट्रीट नहीं कर सकता, तो हम ये जो पुरानी पद्धति थी इनको क्यों छोड़े, ठीक है ना। लाइक योगा इज वेरी गुड इन मेंटल रिलेटेड डिप्रेशन वगैरह में, ठीक है ना, तो योगा इज वेरी इफेक्टिव। यूनिसेफ के बारे में आपने सुना होगा, यूनिसेफ, यूनिसेफ का हम डे कब ऑब्जर्व करते हैं, तो डे हम ऑब्जर्व करते हैं 11 दिसंबर को। यूनिसेफ डे, यूनिसेफ किसके लिए काम करता है, चिल्ड्रंस के लिए काम करता है। मतलब है ना, इन सारी चीजों को है ना, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं, तुम्हें मतलब बहुत लो लेवल थिंग है। एज अ टीचर मेरे लिए ये मान लो डिप्रेसिंग है पढ़ाना तुम्हें, ठीक है ना, इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, बट सम क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं तो तुम्हें ऐसा भी पढ़ना है, जस्ट वेरी फैक्चुअल स्टफ। इनको हम कराते लास्ट में इसीलिए है कि इनको मैं तुम्हें एक साल पहले भी पढ़ा देता तो फिर भूलते, ठीक है ना, इनको एग्जाम से 6 महीने पहले पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है, लेकिन अब आपने पढ़े है ना, तो एक बार घर जाके रिवाइज करना, ये फैक्ट आपको याद ही रखना। ओके, हिमाचल प्रदेश के जो सीएम अपॉइंट हुआ है, नाम पता है किसी को, नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश सीएम, कांग्रेस की सरकार बनी है हिमाचल प्रदेश में, बताइए सीएम का नेम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे, फर्स्ट दिसंबर। इंडिया में कितने एक्टिव केस होंगे रफली, कब इंटरव्यू में बोलना पड़ जाए, रफली एक्टिव एड्स के केस, कितने लोगों को एड्स होगा इंडिया में अभी जो पता है। थाउजेंड इन लाख हैं, 22-23 लाख के आसपास, 20 to 23 लाख के आसपास। अच्छा, इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं, एक थेरेपी देते हैं, एक थेरेपी देते हैं जिससे कई सारे हैं कि लाइक वो अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन है तो बच्चों को नहीं होगा, या एक अगर पार्टनर को हो रहा है तो दूसरे पार्टनर को नहीं होगा, इवन दे आर हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट, देयर इज अ थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एटीवी उसको बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, याद रखना है। एंड देयर इज अ प्रोग्राम रन बाय वर्ल्ड बैंक का था 1990 प्रोग्राम, याद रखना, वेरी मच इन न्यूज, 1990 प्रोग्राम, 1990 प्रोग्राम। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज अ थेरेपी जो एड्स के केस में देते हैं,
अच्छा, इसका वो नहीं है 100% इफेक्टिव इलाज नहीं है कि जड़ से ही खत्म कर देगा, बट ये है कि ये 90-95% एफिकेसी है, तो इवन इट्स गुड। तो 90-90-90। आपको एक पता है ना, ये डिबेट वगैरह में कहीं याद रखना कि किस तरीके से हम ये लेप्रोसी वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ लेप्रोस, यदि एक प्रोग्राम का नाम है, डिटेल में मैं नहीं बता रहा, बट याद रखो डिटेल ये है कि हम जितने भी लोगों को एड्स होगा एटलीस्ट 90% लोगों को वो करेंगे, डायग्नोस करेंगे। उनमें से जितने लोग होंगे 90% लोगों को रेट्रोवायरल थेरेपी देंगे, और उनमें से 90% लोगों को वी एश्योर की एक पॉजिटिव आउटकम है। तो 90-90-90 करके था। तुम इतना याद रखो ना, ये इट्स अ वेरी कैची वो एमसीक्यू बनता है ना, ये 90-90-90 प्रोग्राम किस लिए था। ओके, एंड एक लॉ पास हुआ है, तो यहाँ पे एड्स के जितने भी पेशेंट है ना, इनको राइट टू प्राइवेसी मिलेगी। मतलब डॉक्टर कैन नॉट, तुम गए डायग्नोस कराया और उसने पूरी दुनिया में फैला दिया, तो हाँ इंडिया में लॉ है, इस बंदे के पास राइट टू प्राइवेसी है, ये बस याद रखो, ये लिखने वाला नहीं है। अच्छा, एक मैं तुम्हें डिबेट वाला कहीं जीडी में पॉइंट बोलना बता रहा हूँ। लेप्रोसी के बारे में आपने सुना हुआ है? कुष्ठ रोग, चर्म रोग जिसको बोलते थे, लेप्रोसी, स्किन के सेल्स डैमेज हो जाते थे। तो टिल 2019 लेप्रोसी वाज अ ग्राउंड टू टेक डाइवोर्स। मतलब पहले, हाँ इन इंडिया, मतलब अगर आपको, क्योंकि ये है ना, ये इन्फेक्शन था ना, ये फैल सकता है, तो अगर तुम्हारे पार्टनर को लेप्रोसी है तो दिस इज अ वैलिड ग्राउंड टू टेक अ डाइवोर्स। अब हट गया। ठीक है ना, तो लेप्रोसी वो एक था। हाँ जो भी होगा वो याद रखना है। और लेप्रोसी के अच्छे खासे केस इंडिया में, अच्छे खासे नंबर ऑफ केस इंडिया में। तो उन लोगों को पहले हम क्या करते थे ना, पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में, कि इन्होंने कुछ पाप किए होंगे पिछले जन्म में, उनको हम समाज से बाहर ही निकाल के रख देते थे, बात नहीं करते थे उनसे। ठीक है ना, इसको वो बोलते हैं हैंसन डिजीज भी इसको बोलते हैं। सुना होगा, नहीं सुना इसके बारे में? इंडिया का बिगेस्ट योगा सेंटर कंस्ट्रक्ट हुआ है, बिगेस्ट योगा सेंटर किस स्टेट में? बिगेस्ट योगा सेंटर, नहीं, चलो इट्स अ यूटी, जम्मू एंड कश्मीर। सब कुछ जम्मू एंड कश्मीर में करना है, मोदी जी ने यूटीज में सारा दिमाग कहाँ पे लगा रखा है? जे एंड के पे। एक फैसिलिटी है एक तरीके के इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिजिटल यात्रा बोलते हैं, डिगी यात्रा बोलते हैं। विजन ये है, पेपरलेस मूवमेंट होगा। किस सेक्टर के लिए? रेलवे, रोडवे, एयरलाइन, शिपिंग, बताओ। एयरलाइन, पेपरलेस ट्रेवल, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन कुछ होगा, नहीं नहीं अभी नाम नहीं समझ आ गया। इस तरीके के लो स्किल ये ऐसे एमसीक्यू आते हैं, बट यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, करना पड़ेगा। अच्छा ये तो बता दो, फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, फर्स्ट टीम जिसने 500 प्लस स्कोर किए इन अ टेस्ट। नहीं, दोनों में से कोई नहीं है। नहीं, वो भी नहीं है। ये इसने स्कोर किया इन द डे वन ऑफ अ टेस्ट मैच, डे वन ऑफ अ टेस्ट मैच। हाँ, अरे नवंबर का है ये, नवंबर दिसंबर का न्यूज है। हाँ चलो, वर्सेस में पाकिस्तान ही था, इंग्लैंड, इंग्लैंड। तो फर्स्ट डे ऑफ अ टेस्ट मैच, फर्स्ट डे ऑफ अ टेस्ट मैच में कभी नहीं हुआ है। फर्स्ट डे ऑफ अ टेस्ट मैच में इन्होंने, तो ये तो आपको पता है ना, दिसंबर में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की।
दिसंबर मंथ याद नहीं रखना है, बट याद रखना है। ऑन परमानेंट ही होगा इंडिया डिफेक्ट यूएनएससी की प्रेसिडेंसी। हाँ प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, G20 की मिली है। सीओपी अपने आप में कुछ नहीं होता, सीओपी जस्ट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। किस कॉन्फ्रेंस की है ये बताना। सीओपी ऑफ व्हाट? सीओपी ऑफ कोई एग्रीमेंट होगा। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? तो 27 तो उसकी हुई है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें तो इंडिया को नहीं मिली। चलो देखते हैं आएगा कुछ। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, कंट्रोल डे 2 दिसंबर में आएगा, क्योंकि हम करंट अफेयर्स दिसंबर के पढ़ रहे हैं, और कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ये 2 और 3 दिसंबर को हुआ था 1980s में भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस, उन लोगों को कंपनसेशन का अभी तक कहाँ मिला है? नहीं यार, जो भी है 1986, क्योंकि ईपी आया था, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसी के बाद में 1986 में। नेक्स्ट लिखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इंटरनेशनल डे, अच्छा यहाँ पे जो भी हम डे पढ़े ना, नेशनल और इंटरनेशनल थोड़ा सा याद रखना। तो दिस इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। 3rd कौन सा महीना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो 365 डेज होते हैं, 365 डेज में हर डे पे 2, 4, 5 डे है, तो तुम्हें ज्यादा नहीं याद रखना, एक MCQ आ जाता है बस। लेकिन तुम अगर एक चीज देखो ना, तुम अगर 60 डेज भी याद कर लेते हो, विच इज बहुत बड़ा नहीं है, हर महीने के 5-6 दिन मान लो, तो होगा क्या, इन्हीं में से ही अगर एक MCQ आया उसमें 4 ऑप्शन आए, तो या तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो एलिमिनेट कर कर आके तुम आंसर को ढूंढने में हेल्प मिलेगी। तो मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन 50-60 पता हूं, तो देख लो 50-60 में से एक आ जाता है। अच्छा, ऐसा हो सकता है एक भी ना आए, तो फिर किसको जाके पत्थर मारना है, इसकी बिल्डिंग पता ही है, तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट। ठीक है, तो ये है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नॉइज, नॉइज नॉइज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया कोई? हिंट दो। युवराज सिंह, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव। युवराज सिंह, सॉरी सॉरी सॉरी, विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली को। इंडियन नेवी डे, इंडियन नेवी डे, हाँ वेरी गुड, 4th दिसंबर, 4th दिसंबर। तो इंडियन नेवी डे। अच्छा, इंटरनेशनल चीता डे, नॉर्मली हम इसको नहीं पढ़ते थे, इस बार हम पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल चीता डे। चीता डे अगेन 4th दिसंबर। चीता से रिलेटेड आपको बस 2-3 पॉइंट याद रखने हैं इस बार। सबसे पहले कि ये जो चीता है नामीबिया से आए हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहाँ पे आया? मध्य प्रदेश, कूनो। ओके, और कौन से चीता है? एशियाटिक, अफ्रीका? अफ्रीका। कूनो 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 कूनो, हाँ कूनो, AUNO। सारे नहीं पढ़ने, कोई न्यूज में वो पढ़ लेना, कोई बड़ा है वो पढ़ लेना, मेन पढ़ लेना। कूनो नेशनल पार्क, कूनो याद रखो, उसके पीछे कुछ नहीं है। बाकी क्या था ना, जब लाने से पहले देयर आर
57 प्रपोज्ड वो थी, एरिया थे जहाँ पे लेके आना है, प्रपोज नेशनल पार्क थे। तो उनको तुम्हें याद रखना है कि प्रपोज मध्य प्रदेश का, और बिल्कुल ये नॉर्थ में है। नॉर्थ में इज लाइक कि मध्य प्रदेश के बिल्कुल नॉर्थ पार्ट में। एक और भी इसका नेशनल पार्क का नाम याद रखना, नेशनल पार्क आई गए हैं। ये था आपका सॉरी पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क ये न्यूज में था। एक हम रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं केन बेटवा। केन बेटवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट अभी तुम्हें दिखाता ही हूँ। केन बेटवा रिवर, अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। केन बेटवा लिखना, केन बेटवा रिवर इंटरलिंक प्रोजेक्ट। क्या न्यूज कैसे उन्होंने दी है, ये सेम है ना। हाँ केन, पन्ना ही बताया था ना मैंने आपको। हाँ तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेना। ये है ना, अब ये जो येलो वाला पार्ट है ये आई गेस यूपी का पार्ट, उत्तर प्रदेश ऊपर लिखा हुआ है देखो, ठीक है। और ये वाला पार्ट है आपका व्हाइट वाला मध्य प्रदेश का नाम। जिस हम एरिया में बात कर रहे हैं ना, दिस इज काइंड ऑफ, आपने वो सुना है बुंदेलखंड रीजन, ये झांसी वगैरह। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, पानी मिलता नहीं है। तो व्हाट दे आर डूइंग कि ये एक आपकी केन रिवर है इधर, और अगर आप बिल्कुल वेस्ट में जाएंगे दिस इज बिटवा। तो केन को बिटवा से लिंक कर रहे हैं, और ये जो रेड वाला है ये प्रोजेक्ट है। तो बीच में जितने भी एरिया है ना, ये सारे वैसे एरिया पे पानी की स्केर्सिटी है। तो इन दोनों को ये लिंक कर देंगे तो थोड़ा पानी एक्सेसिव मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब एक नेशनल पार्क भी है, देखो पन्ना, आपने एक लोकेशन देखी है, पन्ना देख रहे हो ना, यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है नॉर्थ इसमें। तो दिस इज इन न्यूज, क्योंकि यहाँ पे ये था, इसका भी कुछ पार्ट सबमर्ज हो जाएगा। जैसे देखो ना, ये कैनाल वगैरह बनाएंगे तो पानी वानी कहीं से निकलेगा, तो इसका भी कुछ पार्ट की बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, वेजिटेशन अफेक्ट होगी। तो दिस इज वेरी मच इन न्यूज। तो ये है केन बिटवा। अच्छा, अगर आप वो पढ़ोगे तो देखो यमुना, कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ज्योग्राफी, केन एंड बिटवा बोथ आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। अच्छा ये याद रखना, दिस इज द रिवर पार्वती, कैची नेम है, ठीक है। एक है, एक और भी है जो सेकंड या थर्ड इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है बिहार में, कोसी मैची करके, आई गेस कोसी, MECHI, हाँ, मैची लिंक प्रोजेक्ट। मतलब इसका तो वो भी नहीं है, इमेज भी कोई अच्छी खासी नहीं थी, ये प्रपोज्ड ही था। हाँ वही मैं ओपन कर रहा हूँ। नहीं, ये उन्होंने उसको ही बना के कर रखा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, कोसी को, ये है ना कोसी दिख रहा है, कोसी सौरो ऑफ बिहार, बिहार में फ्लड लेके आती है। तो एक और मैची रिवर है, इन दोनों को लिंक कर देंगे तो कोसी का एडिशनल पानी वहां पे चला जाएगा। तो आप फ्लडिंग को भी थोड़ा सा रोक पाएंगे, और ठीक है, वाटर सिक्योरिटी भी हम लोगों को दे पाएंगे। तो दोनों ही चीजें, दोनों ही प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएंगी। यस, नहीं, गंगा की, सीधी गंगा में आके मिलती है। ये देखो ना, ये रहा, यहाँ पे देखो। नहीं, दामोदर कहीं और की, दामोदर यार, दामोदर तो इधर झारखंड से जा रही है ना, ये देखो, ये दामोदर। तो पहले हो सकता है झारखंड वाज अ पार्ट ऑफ बिहार, अब तो ये टेक्निकली रॉन्ग है ना, कि दामोदर इवन इट डजंट फ्लो थ्रू बिहार। दामोदर, ये फर्क का बैरेज आपको बताया था, ठीक है ना। ये कैसे, ठीक है ना। तो केन बेटवा, ये पन्ना नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा कंफ्यूज मत होना, देयर इज अ मानस,
मानस नेशनल पार्क, ये मानस नेशनल पार्क है असम में। मानस एंड काजीरंगा, नहीं कंचनजंगा, हाँ कंचनजंगा, हाँ नहीं कंचनजंगा है असम में, काजीरंगा है आपका वहां पे सिक्किम। सी देयर वाज अभी सिक्किम से एक याद आया, देयर वाज अ एडवोकेट, अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, तो वो एडवोकेट बोल रहा है कि सर आई एम परसुइंग एलएलएम। तो जज ने पूछा कि अच्छा आई डोंट थिंक कि मतलब तुम कर रहे हो क्वालिटी से नहीं लग रहा है, अच्छा टेल मी इन विच यूनिवर्सिटी यू आर परसुइंग एलएलएम। उसने बोला सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने बोला हैव यू विजिटेड सिक्किम, बोला, अब वो फंस गया, वेयर इज सिक्किम, कैसे जाओगे सिक्किम तो कभी वो गया नहीं होगा, शायद मैप भी नहीं देखा होगा, तो वो फंस गया। ठीक है, तो ये मानस आपका पड़ेगा यहाँ पे, कहाँ पे, असम में। ठीक है, और जहां तक आप करें उसकी बात करें तो यहाँ पे आपके वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो, कंचनजंगा, कंचनजंगा। हाँ हाँ है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इसलिए हम कर रहे हैं, मानस में भी और सब में, कंचनजंगा में भी है। हाँ असम में हर में लगी वन हॉर्न राइनो, हमारे देश में जो मिलता है ना वन हॉर्न वाला मिलता है, और हाँ कहीं पे वो भी है आई गेस, दो हॉर्न वाले भी। कंचनजंगा असम में, काजीरंगा इज इन सिक्किम, सिक्किम यस, चेक करो फिर, वो कंचनजंगा है काजीरंगा में कंफ्यूज, सर काजीरंगा असम में है एंड कांचनजंगा सिक्किम में आ रहा है। सिक्किम में है, ठीक है तो उल्टा बोल दिया, चेक कर लेना। अच्छा यहाँ पे है ना, तो इनकी यहाँ पे ये वल्नरेबल है, इनकी पॉपुलेशन को वैसे कोई वो नहीं है, थ्रेट नहीं है यहाँ पे। थ्रेट का क्या है कि नहीं, इनकी पॉपुलेशन एक ही जगह कंसंट्रेटेड है, सिर्फ आसाम में ही है। तो आप देखिए हमारे लगभग 3000 के आसपास वन हॉर्न राइनो है, सारे आसाम में ही है, और आसाम में बहुत ज्यादा फ्लड आ रही है। तो कभी ऐसा ना हो कि एक बार मास फ्लडिंग हो और एक बार में पता चल रहा है पूरी की पूरी राइनो स्पीसी चली जाए, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, इसलिए है ना इसको हम दूसरे नेशनल पार्क में भी ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आसाम से रिलेटेड ये मानस याद रखना, क्योंकि मानस नेशनल पार्क है ना, इंटरनेशनल है, इसका कुछ पार्ट उसमें भी है, ऊपर भूटान में भी है। तो ठीक है, तो आपको है ना जितने भी नेशनल पार्क, देखो नेशनल पार्क भी बहुत ज्यादा है, आपको वही याद रखने हैं जो न्यूज में पढ़ेंगे ना, जैसे ये अभी पढ़ रहे हैं। और न्यूज भी एक है, बड़ी न्यूज या छोटी न्यूज, अरे गेटिंग माय पॉइंट, जो नेशनल न्यूज में हो, नेशनल, आपको कैसे पता चलेगा वो न्यूज में है, जब नेशनल न्यूज़पेपर्स ने कवर किया हो सकता है कोई न्यूज में भी हो, किसी ने कवर नहीं ना किया हो, तो यू वॉन्ट कंसिडर कि वो न्यूज में, जैसे बेचारे राहुल गांधी का यही तो हुआ है कि ठीक है ना, मैं न्यूज में हूँ स्टिल न्यूज में नहीं हूँ, कोई मीडिया कवर ही नहीं कर रही है, तो देयर आर मैनी पैरामीटर्स। ओके, एसएस राजामौली को एक अवार्ड मिला है, ये वाले नहीं, गोल्डन ग्लोब से पहले, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल, बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्किल, और ये आपका दिसंबर में मिला था। एसएस राजामौली, आरआरआर मूवी। ओके, एंड 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई है, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस इससे पहले 11th हो गए होंगे, और ये कॉन्फ्रेंस हुई है, देयर इज अ आइलैंड नेशन कॉल्ड फिजी, FIJ, सुना है इसके बारे में कभी? अरे इंडिया के बाहर भी तो प्रमोट करना है ना। ओके अच्छा, एक और चीज आपको याद रखना है, हिंदी इज अवर नेशनल लैंग्वेज, नहीं है या नहीं, क्वेश्चन है ये, वाओ बोल रहा हूं। नहीं है, हिंदी इज नहीं है नॉट द सर। नेशनल लैंग्वेज, बट इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। एंड ये हमारे जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, इनमें कितनी लैंग्वेज होती है? करेंसी नोट्स पे
करेंसी नोट देखा है, इसमें एक फ्रंट पे तो होती है हिंदी और इंग्लिश, और पीछे देखो बहुत सारी लिखी हुई होती है। नो, 2 आगे होती है हिंदी इंग्लिश प्लस 15 17। याद रखना। और ये जितने भी नोट्स है ना उन पे क्या वो एक हिस्टोरिकल बना हुआ है, वो एक बार देख लेना, ठीक है ना। हाँ तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। 4 एनिमल, मतलब दे विल आस्क कि ये एनिमल है या नहीं, तो ऐसा आता है। अभी पढ़ेंगे, रुको पहले से देख। ओके, सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनो, इसकी एक लेटेस्ट मीटिंग हुई है इन सिंगापुर। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बनी। मैंने आपको पहले भी बताया, जितनी भी ज्यादातर इंटरनेशनल लेबर, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट ऑफ हैव देयर ओरिजिन ड्यूरिंग और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वेदर इट इज वर्ल्ड बैंक और IMF और आपका और एनी अदर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है ना। हाँ तो उसी से ही तो IMF और ये निकला है, वर्ल्ड बैंक। मैं बता रहा हूँ कि ये वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बनी है, 1920 या 19 में बनी है, ठीक है। तो इसकी अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सिंगापुर। मीटिंग का जो था वो था इसका बता रहा हूँ क्या था, इसका था वो एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग। हाँ, एजेंडा नहीं था। 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग ऑफ ILO था इसका। देखो एजेंडा तो था, एजेंडा था इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर। हाँ, इसकी कई सारी कन्वेंशन है, इसकी 8 या 10 कन्वेंशन है। कन्वेंशन है मिनिमम एज ऑफ वर्क, हजार्डियस वर्क, कितने घंटे काम कराना है, ऐसी बहुत सारी कन्वेंशन है। कुछ कन्वेंशन हमने अडॉप्ट किए, कुछ अडॉप्ट नहीं किए, ठीक है ना। अगर अडॉप्ट करते हैं तो ये फिर थोड़ा सा हमारे ऊपर एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ओके, G20 की एक मीटिंग हुई थी अभी, कहाँ पे, राजस्थान में कहीं पे। G20 की एक मीटिंग हुई थी, वेयर, उदयपुर। उदयपुर, यस। अच्छा, G20 में एक चीज याद रखना, इसमें 20 देश नहीं है, इसमें आपके 18-19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन है, कुछ ग्रुपिंग भी है। G7 तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। जी, पहले आप देखिए G7, देखो G7 की तो कंट्री आपको पता होनी चाहिए, ये वो था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बना, और उस टाइम पे जो वर्ल्ड की जितनी भी वेल्थी नेशंस थे ना, उनको उन्होंने ये मतलब बाद में G8 बना था। तो G7 था, रशिया ऐड हुआ, फिर इनिशियली फिर रशिया उसमें से एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले इसमें थे आपके US है, कनाडा है और जापान है, ये 3 तो है बाहर के, बाकी सारे यूरोप के हैं। यूरोप में से किसको उठाओगे, फ्रांस को जरूर लोगे, और UK को जरूर लोगे, और जर्मनी को लोगे, और इटली, ये थे 7। फिर रशिया आया, एंड देन फिर क्या होता है कि रशिया 13 में रशिया इन्वेड कर देता है 14 में यूक्रेन को, तो उसके बाद रशिया एलिमिनेट हो जाता है। तो G7, तो G7 दीज आर लाइक दी वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस कंट्री जो ग्लोबल आपका उसको इन्फ्लुएंस करता है, ग्लोबल इश्यूज को एक डायरेक्शन देता है। तो ये तो इसका पार्ट है। देयर इज ऑल्सो ग्रुपिंग कॉल्ड G4। G4 वो देश हैं जो दे वांट रिफॉर्म इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें क्या है, इंडिया है, जर्मनी है, और आपका जापान है, और ब्राजील है। ये चारों देश वो चाहते हैं रिफॉर्म, और ये चारों ये चाहते हैं कि हमको मेंबर बनाओ, मेरे तीनों दोस्तों को भी बनाओ। तो जस्ट रिमेंबर G4, देन G7 एंड देन G20। हाँ अभी हुई है, मतलब ये है ना, एट दी 6 महीने के बाद ये सिग्निफिकेंट भी नहीं होगी, लेकिन अभी दिन में आज 1-2 महीने तो पूछ ही सकते हैं, जब तक मेन वाली मीटिंग नहीं हो रही है। ओके, अच्छा G20, हाँ ये सारे वो देश है ना जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहते हैं।
ग्रुप, जस्ट हाँ, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 4, G4 का। हाँ, कुछ कुछ एजेंडा था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पर एजेंडा इतना जरूरी नहीं है, कुछ था कि क्या करना है। अच्छा, इसमें एक चीज देखना, जितनी भी ग्रुपिंग होती है G20 बाकी सभी ग्रुपिंग से डिफरेंट है। एक तो यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट आएगा, हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, यहाँ पे याद रखना, हम ये टर्म यूज नहीं करते प्रेसिडेंट है या पीएम है या कुछ और है या चांसलर है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब जो भी तुम्हारे देश का ऑफिशियली हेड है, ठीक है। अब वो पीएम भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, चांसलर हो सकता है, किंग भी हो सकता है, ठीक है ना, एनी अदर फॉर्मेट। तो वी यूज्ड, हाँ, पोप भी हो सकता है। वी यूज्ड अ जेनरिक टर्म हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट आता है, प्लस हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक भी आता है, हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक। यूएस का याद रखना, फेड रिजर्व, फेड रिजर्व है यूएस का सेंट्रल बैंक। तो अब ये क्या दिखा रहा है, एक साइड तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, हेड ऑफ द स्टेट आ रहे हैं, और दूसरी साइड आपके हेड ऑफ दी जो फाइनेंशियल सिस्टम के हेड है। तो ये एक मोर प्रॉमिसिंग पैकेज है टू डिलीवर समथिंग ऑन ग्लोबल इश्यूज। और आप याद रखिए, यूनाइटेड नेशन के अलावा अगर कोई दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो G20 में, और यूनाइटेड नेशन तो डिफंक होता जा रहा है, किसी मुद्दे पे एक्शन ही नहीं लेता है। तो ओनली ग्लोबल लेवल की पंचायत जहां पे पूरी दुनिया मिलती है और कुछ कॉन्क्रीट करती है, वो कहाँ पे है, G20 में। सो दिस ईयर इंडिया हैज अपॉर्चुनिटी। जो पेरिस पैक्ट हुआ था, पेरिस पैक्ट का 2003 में, वो किसे करवाया था? पेरिस वाला जो हुआ था एग्रीमेंट, पेरिस पैक्ट वो क्लाइमेट एग्रीमेंट था। क्लाइमेट एग्रीमेंट, वो किसे करवाया था? सुनो, 2015 में हुआ था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। किस कन्वेंशन के अंडर में हुआ था? वो कन्वेंशन का नाम था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, UNFCCC, UNFCCC। उसके अंदर में ये एग्रीमेंट हुआ, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में हुआ। COP भी 15 ही हो गया। हाँ, COP 15 नहीं, अभी 27 चल रही है, तो 12 नहीं, 15 नहीं, 15 नहीं थी, वो चेक कर लेना कौन सी थी। G20 का देखना पड़ेगा, कुछ हुआ होगा, चलता रहता है। ओके, एक एशियन नेशन ने सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लेके आया है, सुसाइड प्रिवेंशन। इंडिया। यस, इंडिया। अच्छा, याद रखना कि पहले सुसाइड वाज अ क्रिमिनल ऑफेंस, अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना, क्रिमिनल वो नहीं है अभी। राइट टू लाइफ सर एंड यूथनेशिया पर्सनल। से रिलेटेड भी कुछ आया था ना? सॉरी मैम, एक बार दोबारा से बताइएगा। सर यूथनेशिया से रिलेटेड इंडिया में। यहाँ पे हमारे देश में क्या है ना, हमारे देश में यूथनेसिया अलाउड है, उस केस में अलाउड है। देखो, एक होता है पैसिव यूथनेसिया, एक होता है एक्टिव। मतलब इट्स लाइक कि यू वांट टू एंड योर लाइफ, तो तुम्हारे पास वो राइट इंडिया में नहीं है, यूरोप में है। यूरोप में इट्स लाइक कि तुम्हारी 75 की एज हो रही है, यू वांट टू एंड योर लाइफ इन अ गुड नोट, सारे दोस्तों को इनवाइट करोगे, पार्टी करोगे, 2-2 पैक मारोगे, फिर सेलिब्रेट होके जाओगे, सारे दोस्त माला पहनाएंगे, लास्ट एक हक देंगे, एंड देन डॉक्टर आएगा, खत्म। तो पैसिव यूथनेसिया ये है कि जितनी भी आपकी लाइफ को है ना, लाइफ सपोर्ट मिल रही है, आप उनको विड्रॉ करा सकते हो, दिस इज योर राइट। चलो मैं आपको एक बताता ही हूँ, एक हमारी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ था, लार्जर फैमिली में। तो वो कॉमा में थे, कॉमा में नहीं, ऐसा था कि वो ब्रेन डेड का केस था। ब्रेन डेड के केस में क्या होता है ना, ये डॉक्टर जाके तुम्हारे हार्ट को रिवाइव करा देते हैं, ठीक है ना। मान लो ब्रेन में कोई वेन रैप्चर हुई, तो ब्रेन में तो पूरी फ्लडिंग होगी, ब्लड पूरा, और वो वैसे डेड है बंदा,
लेकिन वो जाके इंजेक्शन लगा लोगों के हार्ट बीट और ऑक्सीजन देके लंग्स चल रहा है। तो पूरी बॉडी काम कर रही है लेकिन ब्रेन वो एक्टिव नहीं होगा। अब उसमें क्या होगा ना कि इनिशियली 7-8 दिन तक तो वेंटिलेटर उस बंदे की हार्ट बीट चला देगा। 7-8 दिन के बाद डेफिनेटली तुम्हारा वो भी हार्ट भी फिर फेल हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन फेल हो जाएंगे। लेकिन अगले 8 दिन तक एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर तुम्हें पता है कि ब्रेन डेड का केस है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन 8 दिन तक तुम 2 लाख रुपए वेंटिलेटर के तो चार्ज करोगे। तो उसमें ये था कि पहले आपके पास ये भी राइट नहीं था, डॉक्टर ये बोलता था कि मतलब, और अगर आप जाओगे ना दिल्ली नहीं, थोड़ा टीयर 2-3 सिटीज में जाओगे, कोई स्पेशलाइज हॉस्पिटल है, वो इसी लूप होल का फायदा उठाता था। वो बोलेगा कि देखो देखो सर, ये इलीगल है, जब तक हार्ट बीट चल रही है लॉ ये बोलता है कि हम तो इसको सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ नहीं कर सकते लीगली, तुम कर दो, हम तो हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। तो ये क्या है ना, लोगों को उनको इमोशनली करते थे और उनका 15-20 लाख का बिल बना लेते थे। लेकिन अब अगर पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दो, तो दिस इज योर राइट। पहले ये राइट नहीं, हाँ, लेकिन से लाइफ सपोर्ट सिस्टम को आप विड्रॉ करा सकते हो किसी भी केस में, तो नॉट सर इवन। मतलब पैसिव यूथनेशिया लीगल है? हाँ, तो ये लीगल है, यू कैन डू दिस, कि आप अरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसको आप हटवा सकते हो। अब दैट्स देयर विश ना। एक बंदा देखो ना कि 80s की एज में, नॉर्मल केस में नहीं है, वो सीनियर सिटीजन वाले केस में, 80s की केस में है। अब तो वेंटिलेटर लगा लगा के उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, वेंटिलेटर लगा लगा के पता है कि 10-20 दिन के बाद एंड होने वाला है। तो इफ यू वांट सपोर्ट सिस्टम हटा लो, अगर वो खुद सर्वाइव कर रहा है तो इट्स ओके। ये थोड़ा ना फिर जाके तुम ऑक्सीजन बंदे, ठीक है ना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम आप हटा सकते हो, तो दैट्स योर लाइफ। ठीक है ना। तो ये भी अभी, ये भी और इसका भी प्रोसीजर वेरी डिफिकल्ट है। ये नहीं है, ये भी इन्होंने मतलब, डॉक्टर क्या होता है कर देते हैं, बट इसके लिए भी देयर इज अ मैकेनिज्म कि ऐसे जाओ, ये कमेटी बैठेगी, दे विल टेल यू। तो कोई फिर उस लीगल लूप होल में फंसता ही नहीं है, करना होता है कर देता है। ठीक है, चलो ये है नेक्स्ट। कुछ और ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, लिख लेना 5 पॉइंट, और मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये ऐसे पॉइंटर्स है, पॉइंटर्स बना बना के अगेन फिर मैं दोबारा बताऊँ, बार बार ही रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है ना। इसमें कोई भी तुम मतलब ज्यादा अगर आप इसके बारे में पढ़ के कुछ इस छोटे से फैक्ट को याद करोगे तो वो टाइम की बर्बादी होगी। जस्ट ये है कि लिख लो और बार बार पढ़ो, यही एक छोटा सा इसका वे है। तो याद रख लेना, फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ R&D पॉलिसी, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव अ R&D पॉलिसी, कर्नाटक। ये एक है हमारे देश में, बहुत पुरानी स्कीम है, न्यूज में रहती है, इस बार भी न्यूज में थी। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इलेक्टोरल बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो the only institution in India which can issue electoral bond is SBI। ये है इलेक्शन फंडिंग से रिलेटेड है, इलेक्शन फंडिंग से रिलेटेड है। इलेक्शन फंडिंग को थोड़ा सा काइंड ऑफ
इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए था। अपोजिशन ये बोलती है ये बीजेपी को पैसे पहुंचाने के लिए था। तुम छोड़ो, इतना याद रखो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन इशू करेगा, बस एसबीआई। ये तो आपको मैंने बता दिया था ना कि एक स्टेट है जो पहली बार हमारे देश में राइट टू हेल्थ बिल लेके आई है। राइट टू हेल्थ, बताओ स्टेट। इट्स राजस्थान। राइट टू हेल्थ समझ में आ रहा है? तो इस स्टेट के लोगों को अब अगर ये बीमार पड़ते हैं तो दे कैन, मतलब दे कैन अप्रोच टू जुडिशरी अगर अच्छा इनको इलाज नहीं मिलता, एडमिशन नहीं मिलता। और एक और चीज 2-3 स्टेट लेके आए, राजस्थान भी लेके आया। कांग्रेस ही है तो वही लाएगा। अब अभी आई नहीं है ना पिछले 5-4 साल में कांग्रेस। अच्छा, राजस्थान और तमिलनाडु दोनों सरकार ये लेके आई है। आपने मनरेगा के बारे में सुना होगा। तो मनरेगा आपको क्या देता है? मनरेगा आपको राइट टू वर्क देता है। बताया था मैंने, राइट टू वर्क देता है। किन लोगों को देता है? रूरल लोगों को, रूरल और अनस्किल्ड, 100 डेज का। तो हमारे देश में एक बार बहुत चिंता थी कि अर्बन इलाके में हम क्या करेंगे, क्या अर्बन लोगों को भी हम ये देंगे? तो यहाँ पे क्या है, हमारे देश में अर्बन लोगों के लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम 2 राज्य लेके आए, राजस्थान एंड तमिलनाडु। नहीं, मनरेगा के अंदर नहीं, मनरेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, इसके जैसी ही इसकी। ठीक है, तो अर्बन इलाके में भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लेके आई है 2 राज्य बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, मनरेगा नहीं, मनरेगा नहीं है ना। मनरेगा से डेफिनेटली ओरिएंटेशन तो तुम्हारा डेवलपमेंट ही है। उस पैसे को आप दोगे उन लोगों से, क्या कराओगे? डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कराते हैं। बट उसका आइडिया ये भी था कि ऐसा है ना कि एक बंदा विलेज में है, उसके पास कोई और काम नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, मनरेगा के पास चले जाओ, 200-300 रुपए तो एश्योर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो तुमको 100 दिन का गारंटीड मतलब है, 200 के हिसाब से भी लगाओ तो साल भर में 20,000 तो कमा ही लोगे। आइडिया ये था। ये तो आपको पता है ना, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट एनईपी। पहली कौन सी स्टेट है जिसने, बताओ? फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कैसे बताया? उत्तराखंड। नई सरकार का बात सही है, वो कुछ ना कुछ नया करती है, बट हमेशा ट्रूथफुल। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लास्ट है आज का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये बताया भी था मैंने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। पहले तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? तो पहला तो तुम्हें याद रखना है, जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में याद रखो, ये है स्विट्जरलैंड बेस्ड है, डावोस में इसका वो है, स्विट्जरलैंड बेस्ड ये एक थिंक टैंक है, और ये ऐसे ही ग्लोबल इश्यूज पे वो करता है। इसकी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस भी होती है डावोस ईयर एंड में। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देता है, इसमें इंडिया को रैंकिंग दी है 135। तो यू शुड नो फॉर 2022 की, 2023 की आएगी कभी सितंबर अक्टूबर में, उस टाइम तक तुम्हारा एग्जाम हो चुका होगा, तो ये याद है। नहीं, इसके अंदर वाला है, सुनो ना, जेंडर गैप रिपोर्ट में है ना, ऐसे देश जहाँ पे बहुत ज्यादा जेंडर इक्वालिटी है वो टॉप पे है। तो इसका मतलब ये है, देयर आर 134 नेशंस इन वर्ल्ड
which have more gender equity than India. टोटल थे 150 के आसपास थे, 40 समथिंग। अरे यार 134 देश तुमसे आगे हैं, और क्या लोग हैं। और याद रखो टोटल 100 देश डेमोक्रेटिक भी नहीं है। टोटल अगर आप नंबर ऑफ कंट्रीज देखोगे विच आर डेमोक्रेटिक 70-80 हैं, यानी कि 134 नेशंस, उसमें से जो 60-70 डेमोक्रेटिक भी नहीं है, दे हैव मोर जेंडर इक्वलिटी देन अ कंट्री विच इज क्लेमिंग टू बी दैट मच डेमोक्रेटिक। तो ये है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, खत्म बहुत है। हाँ, ये तो फाइल में सारा दिया था, सॉरी पीडीएफ फाइल में सारा बना दिया। वो थोड़ा ना बहुत डिटेल में होता है। हाँ, ऐसे भी होंगे। अब तो ये देखो ना, जैसे जैसे तुम्हारा एग्जाम आ रहा है, ये इस तरीके की 100 एंड इस तरीके हो जाएगा इस बार। वीक आप में से ना बहुत सारे बच्चे वीकडेज पे 1-2 बार लगाई हुई थी, बच्चे ही कम थे।